नमस्कार सभी को। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और ये है कंप्यूटर की दूसरी क्लास। ठीक है, कंप्यूटर की एक क्लास हमने पढ़ ली थी, उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर में हमने दो टॉपिक करे हैं। एक तो बेसिकली इंट्रो कवर किया है कंप्यूटर का, और उसके बाद कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ है वो डिस्कस किया है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ दी हैं, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर की डेवलपमेंट। अब पहले चैप्टर में दो बातें और बची हुई हैं, दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उनका नाम मैंने कल बता दिया था। एक तो हमने पढ़ना है कि कंप्यूटर की जनरेशन है ना, जनरेशन कंप्यूटर कैसे बना है, मतलब जनरेशन पढ़नी है। टोटल 5 जनरेशन है। और एक हमने पढ़ना है इसके टाइप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहले हम जनरेशन डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ना है, क्या क्या मतलब किस टाइम में क्या क्या यूज हुआ। मतलब जैसे एक ही टाइप की कोई चीज बनती है ना, जैसे जनरेशन से तुम समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे पिता थे, एक जनरेशन है, फिर तुम हो रहे हो, दूसरी जनरेशन है, तुम्हारे बच्चे होंगे, तीसरी जनरेशन है। तो वही है जनरेशन का मतलब, एक टाइप की प्रॉपर्टी जिसमें हो, है ना। तो पहले एक टाइप की कुछ चीज थी, वो चलती रही, कुछ साल तक वो चली, फिर उसको हटा के कोई दूसरी बात आ गई, फिर वो चली कुछ साल तक। तो ये जनरेशन है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी कुछ ऐसी प्रोग्रेस होती रही टाइम टू टाइम, जब तक एक टाइप की प्रोग्रेस, मतलब एक टाइप की चीज उसमें इंक्लूड होती रही, उसको एक नाम दे दिया, उसको पहली जनरेशन बोल दिया। फिर जब उसमें कुछ इन्वेंशन हुआ, कुछ नया चीज डाली, तो वो दूसरी जनरेशन आ गई। फिर उसको भी हटा के कुछ और उसमें ऐड किया, तो वो तीसरी जनरेशन आ गई। ये है जनरेशन का मतलब। तो ये भी कंप्यूटर की प्रोग्रेस से ही रिलेटेड है, कंप्यूटर कैसे मोर मॉडर्न हुआ, मतलब पहले कुछ था, बाद में कुछ और होने लगा, है ना। तो पहली जनरेशन, ये जो टाइम पीरियड अलग अलग बुक में अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा वो नहीं रखना है, जस्ट आइडिया रखना है कि 40 से लेके 50 के आस तक या 55 तक, 54 तक ये जनरेशन थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ सकता वो कि कब तक, कब से कब तक थी, ऐसा मुश्किल है। एग्जैक्ट नहीं पूछेगा 42 टू 54, क्योंकि ये 40 से 55 भी लिख सकता है, या 45 से 55 भी लिख सकता है, ये नहीं चलता है ना। तो जनरली इसमें होता क्या था, ये मैं आप सबको बता दूं। इसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी, है ना। पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर मिलता था, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब जनरली एक ट्यूब से होती है, सिलेंडर से, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसमें कोई गैस वगैरह फिलअप कर दी जाती है, दिखा दूंगा, अभी पिक्चर मैंने इसमें डाल रखी है। तो use machine language, but every language is unique for every computer, that is not portable. अब ये पोर्टेबल एक कंप्यूटर लैंग्वेज वर्ड है, तो इसको ध्यान रखना है। पोर्टेबल का मतलब है कि जब हम एक मतलब कोड दूसरे कंप्यूटर में, मतलब एक कंप्यूटर का केवल एक ही कोड था, ठीक है। मतलब एक कंप्यूटर का कोड दूसरे कंप्यूटर के कोड में, दूसरे कंप्यूटर में नहीं चल सकता था, ठीक है। वो होता है पोर्टेबल। और पोर्टेबल ना होना मतलब, पोर्टेबल होना है तो मतलब एक, अब जैसे आजकल है, हम कोई भी डाटा आपस में इंटर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ एक फोन में, वो ऑटोमेटिक दूसरे फोन में चला जाता है ना। या इसका जो सिस्टम है, इस कंप्यूटर का जो सिस्टम है, वो इस सिस्टम, इस कंप्यूटर के सिस्टम में भी चल सकता है ना। वो सब बातें हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब हर एक मशीन का, हर एक कंप्यूटर का अपना एक कोड होता स्पेशल, ठीक है। जैसे अगर ये कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है ये वाला, दूसरा कंप्यूटर है ये वाला, तो इसका कोड इसके कोड में, मतलब इसका कोड इस कंप्यूटर में नहीं चल सकता था उस टाइम तक। तो मशीनी लैंग्वेज थी, हर एक मशीन की अपनी लैंग्वेज थी। उस टाइम तक लैंग्वेज ऐसा नहीं था कि मैं एक ही लैंग्वेज सेटअप कर दूं सारे टाइप के कंप्यूटर में या सभी कंप्यूटर में, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक फैक्ट था उस टाइम, ये पूछा जा सकता है। हाँ, सारे जो थे एनालॉग टाइप थे,
अब ये मैंने तुमने बताया था कि कंप्यूटर जो है अगर हम उसको डाटा स्टोर करने की क्वालिटी पे या डाटा के टाइप के आधार पे अगर हम डाटा की रिप्रेजेंटेशन के बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो 3 टाइप थे। डिजिटल था एक एनालॉग था और एक हाइब्रिड। अभी अभी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे आने वाली बातें हैं ये। तो ये 3 टाइप थे, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। तो उस टाइम में एनालॉग टाइप के कंप्यूटर होते थे पहली जनरेशन में, वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज के थे। वैक्यूम ट्यूब तो ये मैंने यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब किसने इन्वेंट करी थी ये नहीं लिखा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार पूछ लिया था। सेमीकंडक्टर चिप, आईसी है ना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किसने किया, ये एक बार पूछ लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब किसने बनाई। तो वैक्यूम ट्यूब ध्यान रखना किसने बनाई है, वैक्यूम ट्यूब बनाई है एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर के उस टाइम में क्या क्या मतलब नाम थे या कौन से कंप्यूटर उस टाइम में फेमस थे, ये 2-3 एग्जांपल है, एनिएक, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक, ठीक है। और उस टाइम पे जो कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर होते थे, उसमें जो मेमोरी होती थी वो मैग्नेटिक ड्रम टाइप की होती थी। जब हम मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये कंप्यूटर हमने डिस्कस करे हैं, इनके नाम दिए हैं एनिएक, एडवैक, एडसैक, ये जनरली शुरुआती कंप्यूटर हैं बिल्कुल। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना चाहिए कि ये कौन कौन से कंप्यूटर थे, क्योंकि यूनिक थे, हर एक की अलग लैंग्वेज थी, हर एक की लैंग्वेज तो मशीनी थी, ठीक है, लेकिन अलग अलग थी। स्पेशल कंप्यूटर के लिए स्पेशल लैंग्वेज थी। मशीनी लैंग्वेज भी मैंने कल तुमको बताया था, 0 और 1 का यूज होता है, बाइनरी कोड यूज होता है मशीन लैंग्वेज में, है ना। थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे चैप्टर और समझ में आता रहेगा। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम्हें शायद थोड़ा अजीब लगेंगे, लेकिन जब मैं उनको आने वाले टॉपिक्स में कवर करूंगा तो तुम बेटर अंडरस्टैंडिंग करोगे। हाँ, एनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमरल या न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जनरेशन से स्टार्ट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, उससे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, उससे पहले मैकेनिकल था, लेकिन अब क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक हो गया था। मेड बाय जेपी अकार्ट एंड जॉन मोचले, ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट है, जेबी अकार्ट और जॉन मोचले, उन्होंने एनिएक बनाया था। इसमें देखो कितनी 18,000 वैक्यूम ट्यूब, सोचो कितना बड़ा होगा ये, है ना। 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज हुई थी। इट वॉज फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, पहला जनरल पर्पज के लिए यूज हुआ था, है ना। जनरल पर्पज के लिए जो पहला कंप्यूटर यूज हुआ वो कौन है, एनिएक। प्रोग्राम इसमें सेटअप किया गया था, पहला प्रोग्रामेबल था, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद एडवैक, एडवैक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ई से तो इलेक्ट्रॉनिक ही बन रहा है, डी से यहाँ पे डिस्क्रीट है, वहां पे एन था न्यूमरल या न्यूमेरिकल, वी से वेरिएबल, ए से ऑटोमेटिक, ठीक है, सी से कंप्यूटर, ठीक है। तो इट कैन स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, ठीक है, मतलब इसमें मेमोरी यूज हो रही थी, उसमें शायद ना हो रही हो, एनिएक में मेमोरी यूज नहीं थी, लेकिन इसमें मेमोरी यूज होती थी। जॉन वॉन न्यूमन एक्सप्लेन डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन बाइनरी लैंग्वेज, ये देखो, ठीक है, ये एक बंदा है जिसका नाम है जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, जॉन JOHN, वॉन WAN और न्यूमन NEUMANN, ये बंदा था। इसने क्या किया था, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज मैंने तुम्हें बता दिया, मशीनी लैंग्वेज होती है 1 और 0 जिसका, तो इस बंदे ने कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन थी उसको बाइनरी कोड में कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं उस चीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो पढ़ लिए हमने। एडवैक इज आल्सो नोन एज सक्सेसर ऑफ एनिएक, बिल्कुल, पहले एनिएक बना, ठीक है, और उसके बाद ये एडवैक बना, ठीक है।
तो बोल देंगे सक्सेसर, तुम्हें पता ही है क्या होता है, उत्तराधिकारी। सक्सेसर की हिंदी है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जैसे बाप का बेटा हुआ, फिर बेटे का पोता हुआ, वो। तो एनिएक के बाद एडवेक बना है, तो ये इसका बेटा था ऐसा समझ लो, या इसका सक्सेसर था, ठीक है। उसके बाद एडसेक, थोड़ा सा इसमें चेंज है, वहां पे डी का मतलब अलग था, यहाँ पे डी का मतलब अलग था। वहां पे डी का मतलब डिस्क्रीट था शायद, है ना। वहां पे डी का मतलब डिस्क्रीट था, यहाँ पे डी का मतलब डिले है। अगर फुल फॉर्म आती है तो पजल नहीं होना है, डिले है यहाँ पे। और स्टोरेज ऑटोमेटिक वही है, कैलकुलेटर वही है। तो यहाँ पे डिले स्टोरेज है, डी एस का मतलब। और वहां पे एडसेक था, जाओ वो था, एडवेक था, वो था डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे डीएस का मतलब डिले स्टोरेज है, वहाँ डी भी आता है बीच में एडवेक में, तो उसका मतलब है डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन डिजिटल प्रोग्राम, तो डिजिटल प्रोग्राम पे बेस होने वाला पहला कंप्यूटर था। डिजिटल प्रोग्राम इसमें ही हो गया था एनिएक में, लेकिन डिजिटल प्रोग्राम होने वाला पहला कंप्यूटर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवैक, तो यूनिवर्सल, ये है यूनिवर्सल कंप्यूटर। यूनिवर्सल से UNIV, इन सबको मिला के तो यूनिवर्सल ही बना है, UNIV, ठीक है। और ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। और ये पहला कंप्यूटर था तो बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस पर्पज के लिए पहले, इससे पहले कोई भी कंप्यूटर यूज नहीं होता था। तो बिजनेस पर्पज से पहला कंप्यूटर जो यूज हुआ है उसका नाम है यूनिवैक, है। तो ये 3-4 फैक्ट थे जैसे इन सब के कंप्यूटर के बारे में। और ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे। अभी हम दूसरी जनरेशन पे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ, क्या क्या अलग अलग स्पेसिफिक बातें उनमें थी। अब यहाँ पे देखो, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और उनकी जगह क्या आ गई, ट्रांजिस्टर आ गए। ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, ये अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल से है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है, वरना अगर कोई भी नॉन मेडिकल से नहीं है, 10वीं तक पढ़ा है साइंस, उसके बाद साइंस उसने नहीं पढ़ी है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा समझ लो कि रट्टा मारना पड़ेगा। बता मैं दूंगा या दिखा मैं दूंगा, पिक्चर दिख जाएंगी, जिससे शायद तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत सेट हो जाए। वैसे ट्रांजिस्टर आप सब जानते हो, एक ऐसी शेप होती है, उसमें 3 लेग होती हैं। तुमने जब कोई भी मदरबोर्ड देखा हो, जैसे टीवी का पीछे वाला हिस्सा अगर किसी ने खोल के देखा हो, तो ऐसी ऐसी शेप के बहुत सारे लगे होते हैं, है ना। वैक्यूम ट्यूब भी, पुराने जो टीवी होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब भी होती थी, ऐसे ऐसे पीछे बक्सा सा ऐसा दिखता था वो। तो वरना तुम्हें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होती थी। अब किसी को ये पता हो ना पता हो कि वैक्यूम ट्यूब होती क्या है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि हाँ, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया था और ट्रांजिस्टर आ गए थे, है ना। ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय जॉन बार्डिन, है ना। जॉन बार्डिन ने और विलियम शाक्ले, इन दोनों ने मिलकर ही ट्रांजिस्टर को बनाया था। जैसे वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया था आपको याद रखना है। असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट विच इज ऑल्सो नॉट पोर्टेबल। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या था, मशीन लैंग्वेज थी ओनली, है ना। और वो भी पोर्टेबल नहीं थी, ठीक है। पोर्टेबल मतलब एक मशीन का, एक कंप्यूटर का एक ही लैंग्वेज होता था, वो लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलता था। पहली जनरेशन की बात हो रही है। अब उसमें मशीन ही लैंग्वेज थी, लेकिन अब क्या हो गई थी, असेंबली लैंग्वेज आ गई। मैं थोड़ी देर में तुमको असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का डिफरेंस अभी आगे बता दूंगा, तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो अब क्या हो गया था, असेंबली लैंग्वेज यूज होने लग गई थी, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज भी पोर्टेबल तो फिर भी नहीं थी। मतलब उस असेंबली लैंग्वेज थी, पहली में मशीन लैंग्वेज थी, लेकिन दूसरे में असेंबली लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पे भी जो असेंबली लैंग्वेज थी वो भी पोर्टेबल नहीं थी, ठीक है। असेंबली तो बन गई लेकिन पोर्टेबल नहीं थी, बात ध्यान रखनी है। अभी थोड़ी देर बाद जब मशीन और असेंबली में फर्क समझोगे तो पता लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक कोर टैक, ठीक है। उसमें कौन थी, मैग्नेटिक ड्रम थे, इसमें कोर टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है। कोर टेक्नोलॉजी आ गई थी। जब मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको बेटर समझेंगे, ठीक है। हाँ, उसमें भी एनालॉग टाइप थे, इसमें भी एनालॉग टाइप है, कोई इशू नहीं है। और ये फिर से मैंने लिख दिया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क भी आ गई थी और कोर मेमोरी भी थी, ठीक है।
फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो स्टार्ट इन दिस जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम भी शुरू हो गया था, ठीक है। मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर में सब कुछ बातें, जैसे आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम तुम जानते हो क्या है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंप्यूटर में होते हैं। तो उस टाइम पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसी जनरेशन में अगर लगा है तो वो सेकंड जनरेशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कौन सी जनरेशन से हुई है तो आप बोल दोगे सेकंड जनरेशन से हुई है ना। असेंबली लैंग्वेज की स्टार्ट कहाँ से हुई है, सेकंड लैंग्वेज से, सेकंड जनरेशन से हुई है। ट्रांजिस्टर का यूज कौन सी जनरेशन से हुआ है, सेकंड जनरेशन से हुआ है। और ये कुछ एग्जांपल है, हनीवाल 400, IBM 7094, IBM 7030, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600। ये है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो बने थे उनके कुछ एग्जांपल्स है ना। आजकल तो बहुत बन रहे हैं, तो ये कुछ ध्यान रख सकते हो तुम, थोड़े बहुत एग्जांपल। उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क बता दूं, है ना। लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में बिल्कुल थोड़ा फर्क है। देखो, मशीन लैंग्वेज तो क्या है, सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, मतलब कंप्यूटर ही समझेगा। मशीन लैंग्वेज जैसे 0 और 1 सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज है, जो सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है। और ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझ में आएगी। मतलब ऐसा समझ लो, इस लैंग्वेज को लो लैंग्वेज बोल सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। जैसे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जब लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ेंगे बेटर अंडरस्टैंड करोगे, वो सब है। अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है, लो लेवल है बिल्कुल। एक मशीन लैंग्वेज है जो मशीन को समझ में आती है, 0 1 ये इसमें है। एक थोड़े से कोड है जो हम पढ़ तो सकते हैं, जैसे ADD लिख दिया, अब इसको पढ़ लिया, ADD, ये लिख दिया, सब लिख दिया, इसको हमने समझ लिया, SUB हम समझ लेंगे। लेकिन ये लो लेवल है, मतलब ऐसी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, और ये लेवल लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर को समझ में आ जाएगी, या फिर मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर से ही वो जो है कनेक्ट हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा फर्क है। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हम अलग से लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप इतना समझना है कि सेकंड में असेंबली लैंग्वेज यूज हुई थी, जो लो लेवल लैंग्वेज है, और वो ह्यूमन के रीडेबल तो है, ह्यूमन रीड कर सकता है, ठीक है, और डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। लेकिन उससे पहले मशीनी लैंग्वेज थी जो ह्यूमन के रीडेबल भी नहीं थी, ह्यूमन उसको पढ़ भी नहीं सकता था, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो थर्ड जनरेशन में इन दिस कंप्यूटर, अब थर्ड जनरेशन हमने पढ़नी है। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, इन दिस कंप्यूटर जनरेशन यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो स्टार्ट हो गया। और जो IC थी वो किसने बनाई थी, जैक किल्बी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है 2-3 बार। जैक किल्बी ने बनाई थी IC, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट अलग अलग टाइप के हैं, एक है SSIC स्मॉल स्केल, एक है MSIC मीडियम स्केल उस टाइम तक, ठीक है। मतलब थर्ड जनरेशन में या तो स्मॉल स्केल था या फिर मीडियम स्केल था, इसके बाद अल्ट्रा लार्ज लार्ज भी आ गए थे, ठीक है। तो सेकंड जो थर्ड जनरेशन थी इज लिमिटेड टू MSIC, मतलब वहाँ पे सिर्फ मीडियम स्केल चलता था, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं। मतलब जो IC थी इससे ऊपर नहीं थी, लार्ज स्केल या नहीं थी। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी इसमें, जैसे C आ गया था, बेसिक आ गया था, पास्कल भी आ गई थी, ये लैंग्वेज के नाम है ना, हाई लेवल लैंग्वेज। और वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर हो गए थे। जो सेकंड जनरेशन थी वहां तक तुमने पढ़ा है कि एनालॉग कंप्यूटर थे, है ना। सेकंड जनरेशन तक एनालॉग थे, थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, डिजिटल कंप्यूटर भी आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, पोर्टेबल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी सेकंड जनरेशन में पढ़ गया था, देखो पहले में आई मशीन लैंग्वेज जो पोर्टेबल नहीं थी, पहले में मशीन लैंग्वेज आई जो पोर्टेबल नहीं थी, दूसरे में असेंबली आई, ठीक है, पोर्टेबल वो भी नहीं थी। अब थर्ड में क्या हुआ, पोर्टेबल लैंग्वेज बनने लगी। पोर्टेबल लैंग्वेज बनने का मतलब क्या है, लैंग्वेज एक ही है, कोड एक ही है, उस कोड के 2 3 4 जितने मर्जी कंप्यूटर हो वो बन सकते हैं।
यहाँ पे क्या था, एक कोड से एक ही कंप्यूटर बनता था, एक कोड से एक ही कंप्यूटर बनता था। लेकिन थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज क्या होगी, पोर्टेबल होने लगी, विच मीन प्रोग्राम ऑफ वन कंप्यूटर कैन बी रन इन अदर कंप्यूटर। बिल्कुल ये होने लग गया। और मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू होने लगी कंप्यूटर में, मल्टी टास्किंग शुरू होने लगी कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, कुछ एग्जांपल, IBM 360, CDS 6600, हनीवाल 6000, ये वहां पे आ गए थे। अब फोर्थ जनरेशन शुरू होने लगी है। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IC इज रिप्लेस्ड विद VLSI। ठीक है, मतलब वहां पे IC थी किसमें, थर्ड में। अब दोबारा से अगर हम रिमाइंड करें, पहली जनरेशन में क्या था, पहली जनरेशन में था सिर्फ वैक्यूम ट्यूब था। दूसरी में क्या था, पहली में था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, दूसरे में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आ गए, तीसरे में क्या हो गया, IC आ गई, अब चौथे में क्या आ गया, VLSI। ठीक है, VLSI क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे सर्किट आ गए थे। ठीक है, IC ही थे लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे, उनको VLSI बोलने लगे। क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज, हाँ वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज थी, अब उसको और डेवलप किया, क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज आने लगी। मतलब जिसको और ह्यूमन और अच्छे से अंडरस्टैंड करे, कोड अपने आप बनाने लग जाए, इस तरह की, जैसे SQL है। ठीक है, डिजिटल हो गए थे कंप्यूटर, ये तो पहले ही हो गए थे। लैंग्वेज पोर्टेबल थी, वो भी थी पहले से ही। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप हो गया। मतलब क्या, एक छोटे से ही चिप पे सारा कुछ सिस्टम जो है कंप्यूटर में, सारा जो प्रोग्राम लैंग्वेज है, जो भी उसका प्रोसेस करने के लिए सिस्टम है, वो सारा एक चिप पे आने लग गया था। माइक्रो प्रोसेसर को हम अच्छे से समझेंगे थोड़ी देर के बाद, जब हम और आगे बढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर की डेवलपमेंट मतलब यहाँ से हो गई थी। अगर कोई पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन से शुरू हुआ था, फोर्थ जनरेशन से, ये ध्यान रखना है। स्मॉल साइज, बिल्कुल स्मॉल साइज आने लग गया था। कैन कैरी टू अदर प्लेस, दूसरे प्लेस पे हम जाने लग गए थे इसको लेके, कैन कैरी टू अदर प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ जनरेशन पे आ गए हम, और ये थोड़ा सा रह गया, यूज ऑफ पीसी। हाँ, फोर्थ जनरेशन में पीसी का यूज होने लगा था, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और इसमें लैंग्वेज थी C++, DBMS, डी बेस। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस उसमें सेमीकंडक्टर डिस्क आने लगी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब ये सेमीकंडक्टर, अब डिस्क क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं ये पढ़ाने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेमोरी वाला चैप्टर उससे तुम क्लियर हो रहोगे, माइक्रो प्रोसेसर को तुम इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर जब हम CPU में डिस्कस करेंगे, है ना, लैंग्वेज वाला टॉपिक लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमने समझना है कि लैंग्वेज किस टाइप की थी उस टाइम में, या ये सब, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से शुरू होकर अब तक चल रही है, और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड था वो अल्ट्रा लार्ज बन गया, और बड़ा बन गया, विच इज इंक्रीज द पावर ऑफ IC की पावर उससे बढ़ गई, समझ सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गई है, रोबोटिक सिस्टम तुम जानते हो वो शुरू हो गया है, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल शुरू हो गई है। ठीक है, जॉन मैकस थे, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसने बनाई है, जॉन मैकस ने बनाई है। ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल तो हो ही गए थे पहले ही, लेकिन अब हाइब्रिड भी आने लग गए, है ना, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आने लग गए हैं। मतलब हाइब्रिड मतलब जिसमें एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो, एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर यहाँ पे शुरू हो गया था। ठीक है, और लैंग्वेज इसमें OPS, प्रोलॉग, ये सब शुरू हो गई है। रोबोटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ऑप्टिकल डिस्क आर यूज, वहाँ पे स्टोरेज सिस्टम में अब ऑप्टिकल डिस्क, ऐसे तुम जानते हो डिस्क आने लग गई है ना, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। तो ये सब सिस्टम अब यहाँ तक हमने 5 की 5 जनरेशन का पढ़ लिया है। ठीक है, ये तुम देख सकते हो थोड़ा बहुत। ये पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, तुम देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है, ऐसे ऐसे होल्डर से तुमने देखे भी होंगे, TV में लगे होते थे। दूसरी तरह में ये ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर की 3 लैग होती है, देखो 1, 2 और ये 3। तुम थोड़ा बहुत जो उससे नॉन मेडिकल सेक्शन से है वो समझ भी जाते हैं। इनमें जो 3 लैग होती है, इसमें एक एमीटर होता है, एमीटर, ठीक है, एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर, ठीक है, और एक बेस होता है। 3 लैग में ये तीनों बातें होती है।
ये मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ बीच में। और एक है इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन में जो आया था, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मैंने तुम्हें चैप्टर शुरू करने से पहले 4 टॉपिक बताए थे। एक तो कंप्यूटर का इंट्रो पढ़ना है, एक कंप्यूटर का डेवलपमेंट पढ़ना है, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़नी है, और कंप्यूटर के टाइप पढ़ने हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के टाइप पे पहुंच गए, है ना। तो कंप्यूटर को 2 टाइप से हमने डिवाइड किया है। एक तो है बेस्ड ऑन डाटा टाइप, डाटा किस तरह का है, एनालॉग है, डिजिटल है, या फिर हाइब्रिड यानी दोनों का मिक्सचर है। और एक है साइज और स्पीड के बेस पे, छोटा है, मीडियम है, मेन फ्रेम है, या सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, एनालॉग कंप्यूटर। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड एंड प्रेशर, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर भी साथ साथ एक वर्ड बन सकता है। फ्लूइड होते हैं लिक्विड जैसे, है ना, उनका प्रेशर जब लगेगा तो फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेड विच आर वेरिएबल कॉन्टिन्यूसली। वेरिएबल कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार चेंज कोई चीज होती है ना। जैसे तुमने अगर वो बीपी चेक करने की मशीन अगर किसी ने देखी है, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन डॉक्टर के पास देखी है, तो उसमें एक बार के लिए वो उसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो पूरा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्रीज होता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कि वेरिएबल हो रहा है। या फिर तुम इस तरह से देखो, कोई थर्मामीटर होता है, ठीक है, थर्मामीटर में जो सपोज करो जो मरकरी है, पारा है, वो यहाँ पे है। जब हम किसी को बुखार है तो वो यहाँ पे पहुंच गया। वो यहाँ एकदम से नहीं कि यहाँ पहले उसने यहाँ दिखाया फिर यहाँ दिखा दिया डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता। वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचेगा। मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज को बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तुमने वोल्ट का नाम तो सुना है, वोल्टेज का नाम तो सुना ही होगा। और प्रेशर, मतलब ये सब जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है, जैसे प्रेशर हुआ, पोटेंशियल हुआ, करंट हुआ, ऐसा समझ लो, वो धीरे धीरे वेरी करती रहेंगी, मतलब बढ़ती रहेंगी या घटती रहेंगी या बढ़ती घटती रहेंगी। वो उस टाइप के कंप्यूटर जो होंगे एनालॉग होंगे। ठीक है, अगर कोई तुम्हें पूछे कि एनालॉग सिग्नल को कैसे दिखाएं, ठीक है, एनालॉग सिग्नल भाई क्या क्या नोटेशन है एनालॉग चीज की, कि एनालॉग ये हम देख के बता दें कि ये एनालॉग है, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये देखो, ये जो कर्व होता है, ये जो इस तरह की लाइन होती है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल है। क्योंकि ये जैसे जैसे ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ रही है, इसका ऐसे हो रही है, वैसे वैसे ग्राफ कहीं बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घटने लग गया, फिर उल्टा बढ़ने लग गया, फिर उल्टा घटने लग गया। तो इस तरह से ये चल रहा है। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट, अगर हम यहाँ से यू यहाँ पहुंच गया हो, या यहाँ से उसने डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया हो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसने ये पाथ ट्रेवल किया है ना। तो इस तरह का सिग्नल, ठीक है, क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। थोड़ा सा मेरे को समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। इट वर्क, आगे बोलता है, इट वर्क ऑन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरी। हाँ, इनिशियल वैल्यू भी मेजर करनी है, फाइनल वैल्यू भी मेजर करनी है, दोनों थ्योरी पे ये बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मामीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर विच मेजर लेवल ऑफ मर्करी। हाँ, थर्मामीटर एक एग्जाम्पल है जो मर्करी का लेवल चेक करता है, पारे का लेवल चेक करता है, तुम जानते हो। ठीक है, हाँ, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर शोज डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स। ये जो कंप्यूटर है, इस टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं फिक्स होते हैं, मतलब एकदम से वैल्यू को शो करते हैं। ऐसा दिखाते नहीं है कि पहले इतनी थी फिर इतनी होगी फिर इतनी होगी, ऐसे नहीं दिखाते, वो फिक्स दिखाते हैं। जैसे आजकल थर्मामीटर वो डिजिटल भी आए हुए हैं, जिसमें एक वो थोड़ी सी एलईडी लगी होती है। हम वहाँ अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो फिक्स वैल्यू दिखा देता है कि हाँ, इसका टेम्परेचर 101 है ना। बीपी के भी थोड़े से डब्बे से आए हुए हैं, वो फिक्स दिखाते हैं। वो ऐसे पारे को बढ़ता हुआ या पारे को घटता हुआ नहीं दिखाते हैं, वो फिक्स वैल्यू दिखाते हैं। तो ये जो है डिस्क्रीट वैल्यू देते हैं।
दिस वर्क ऑन बाइनरी बीट सिस्टम। वो तो क्या फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे बेस्ड था, ये बाइनरी बीट सिस्टम पे बेस्ड है। दीज आर वेरी हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड साइंटिफिक यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्या कंप्यूटर है, एक है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होंगे? दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, इनमें दोनों होंगे, एनालॉग भी होंगे और डिजिटल भी होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ स्पीड ऑफ एनालॉग एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, है ना। तो अगर एक्यूरेसी को चेक करना है किसी चीज की, तो वो डिजिटल कंप्यूटर बेटर एक्यूरेट देता है। और स्पीड अगर हम देखें तो एनालॉग कंप्यूटर की होती है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है, तो एनालॉग कंप्यूटर में हम देख सकते हैं किस टाइम में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, है ना। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर है तो वो यहाँ से जब भी दिखाएगा ये वैल्यू ही दिखाएगा, बीच में कहाँ से वो गया, कब गया, वो नहीं दिखाएगा। ये तुम समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू देता है, या तो ये वैल्यू देगा लास्ट में फिर, या फिर वो ये वैल्यू देगा, वो बीच वाली वैल्यू कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन हम एनालॉग में हम देख सकते हैं कि वो टाइम टू टाइम हम इंक्रीज बढ़ता हुआ देख लेंगे, है ना। थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। तो ये अलग अलग टाइप हैं। दिस कंप्यूटर आर यूज एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। रडार सिस्टम, जीपीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं, इस टाइप के, यानी कि बड़े बड़े काम जो मौसम विज्ञान वगैरह है, वेदर इंफॉर्मेशन वाले हैं और वेदर फोरकास्टिंग वाले, और डिफेंस पर्पज में ये सब यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने उसके साइज के ऊपर देखना था कि कैसा साइज है या स्पीड है, उसके बेस पे हमने कंप्यूटर को मेजर करना है। तो वो हमारा है 4 टाइप का, और वो है क्या क्या? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर समझ रहे हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का एक और नाम है कंप्यूटर ऑन अ चिप। ठीक है, मतलब एक चिप पे ही कंप्यूटर बस। तो माइक्रो का मतलब होता भी बहुत छोटा, बहुत ही छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। और माइक्रो कंप्यूटर आर डेवलप्ड ऑन ए हाई स्केल विद द इन्वेंशन ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब जब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आया तभी से माइक्रो कंप्यूटर डेवलप होने लग गया, है ना। इट इज स्मॉल एंड सिंगल यूजरेबल, मतलब एक बंदा यूज कर सकता है। जैसे पीसी हुआ हमारा, वो सिंगल बंदा ही यूज करता है, उस टाइप का कंप्यूटर है ये। इट्स सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें इसका जो सीपीयू होता है उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इट इज नोन एज पीसी। पर्सनल कंप्यूटर को भी हम माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। इट इज मल्टीपर्पज एंड मल्टीटास्किंग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, ये हमने कर लिया। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मोबाइल, वीडियो गेम कंसोल्स जिससे हम वीडियो गेम खेलते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। ठीक है, ये पीडीए, पीडीए एक नया नाम है, पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मोबाइल का ही एक दूसरा नाम है। पीडीए नाम था जो एप्पल ने दिया था, मतलब मोबाइल को पीडीए कोई बोल रहा है तो वो एप्पल बोला था, सबसे पहले एप्पल ने बोला था। एप्पल कंपनी नाम सुना होगा। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए नाम अलग सुना, नया जरूर होगा, लेकिन मोबाइल को ही बोलते हैं। तो ये सब होते हैं, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। कुछ खास नहीं है, छोटा वाला कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं बस वही है ये। उसके बाद हमने डिस्कस करना है मिनी कंप्यूटर, है ना। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंप्यूटर विच वर्क ऑन अ सिंगल मशीन। ठीक है, कंप्यूटर बहुत सारे हैं, कंप्यूटर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सभी को चलाने वाला मशीन जो है वो एक है, यानी कि सभी का जो हेड है वो एक है। बैंकिंग वगैरह एक बैंक की एक शाखा में या बैंक की एक ब्रांच में हम देख सकते हैं। इट वर्क इन एक कंपनी और अ ग्रुप, है ना, किसी छोटी कंपनी में यूज होते हैं। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस पर्पज, स्मॉल बिजनेस पर्पज के लिए यूजेबल है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर, जैसे उसको बोला था पहले वाला माइक्रो हो गया, ये मिनी हो गया, इसके बाद मेन फ्रेम है, तो ये मतलब बीच वाला है ना, मिड रेंज है। इट्स सपोर्ट मल्टी यूजर एंड सिंगल टाइम, मल्टी यूजर को सिंगल टाइम में कवर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हेड ये है, हेड ये है, लेकिन ये यहाँ पे कोई यूज कर रहा है, 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 तो मल्टी यूजर है एट अ सिंगल टाइम। सिंगल टाइम में एक
बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। इट में कंटेन मोर देन अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, हाँ एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। जैसे पीछे वाला जो माइक्रो पड़ा था उसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर था। आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम, इट इज वेरी पावरफुल मल्टीपर्पज कंप्यूटर विच इज कैपेबल ऑफ थाउजेंड ऑफ यूजर, बहुत सारे यूजर। अब जैसे उसमें तो क्या थोड़े यूजर थे, मतलब एक बैंक में लगा लो, छोटी कंपनी में लगा लो, थोड़े बहुत यूजर थे, लेकिन अब बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे एक ये ब्रांच है, 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 और इन ब्रांचेज में भी अलग अलग है ना, अलग अलग बहुत सारे कंप्यूटर हैं। तो अब इन सबको कंट्रोल करना है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिएगा, जिसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर एक ब्रांच के लिए लिमिटेड है तो 7-8 कंप्यूटर है या 10-12 कंप्यूटर है, वो कौन आएंगे, मिनी कंप्यूटर में आएंगे। लेकिन बहुत सारी ब्रांचेज हैं और ब्रांचेज में भी आगे फर्दर कंप्यूटर है, तो वो मेन फ्रेम में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ लोगे, बहुत उलझने वाली बात नहीं है, आसान सी बातें हैं। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, बैंकिंग एंड इंडस्ट्री सेक्टर, ये यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया है। ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, नोटबुक हुआ, नेटबुक हुआ, टैबलेट हुआ, हैंड हुआ, हैंड वही तो है, मोबाइल, मोबाइल को ही हैंड हिल्ड बोलते हैं। हाँ, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा एग्जांपल मिनी वाला, है ना, मिनी। इसमें देखो, ये प्रोसेसर है, सीपीयू, ये डिस्क ड्राइव है, ये टेप ड्राइव मतलब स्टोरेज के लिए यूज होने वाले हैं, और इसको इस सीपीयू से ये अलग अलग कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एक ही कंपनी के। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तुम्हारा एक अलग से आ गया, इसको बोल देंगे हम वो जो मेन फ्रेम था, इस तरह का सिस्टम, मतलब एक बड़ा होल होगा उसके लिए, जो बहुत सारे कंप्यूटर मिलके पूरे कंपनी को कंट्रोल करेंगे। और ये है सुपर कंप्यूटर, जो आगे हमने पढ़ना है। ये तुम देख भी सकते हो थोड़ा सा, अगर मैं जूम करके तुम्हें दिखाऊं तो ये सुपर कंप्यूटर है परम, इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम युवा सेकंड, है ना, परम युवा सेकंड इसका नाम है, और इंडिया का है ये। आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो तुम्हें पता लगेगा। ये सुपर कंप्यूटर हो गया। सुपर कंप्यूटर मैंने तुम्हें दिखा दिया, और अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर होता क्या है। ये आ गया सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, दे आर वेरी फास्ट एंड कॉस्टली, हाँ बहुत फास्ट होते हैं, कॉस्टली होते हैं। दे कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, कंप्यूटर की जो मेजर करने की पावर है या कंप्यूटर की स्पीड है, वो MIPS में लिखते हैं। MIPS का मतलब भी बताया था, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, लेकिन ये क्या है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, उससे बहुत ज्यादा है ना। दीज आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्ट, डिफेंस, रॉकेट लॉन्चिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी में, रॉकेट को लॉन्च करने में, वेदर के फोरकास्ट में, मतलब बड़े बड़े पर्पज में, जो गवर्नमेंट पर्पज होते हैं उनके लिए यूज होता है। इट्स स्पीड आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स, ठीक है, FLOPS, और फ्लॉप्स होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में कितने ऑपरेशन हुए हैं, और इसकी स्पीड जी फ्लॉप्स में भी हम लिख सकते हैं। जी फ्लॉप्स का मतलब गीगा फ्लॉप्स। अब गीगा क्या होता है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 मतलब 10 के पीछे, एक के पीछे 9 जीरो, तो समझ लो कितने ज्यादा, है ना। तो बहुत ज्यादा फ्लॉप्स, बहुत से सारे फ्लॉप्स, 10 की पावर 9 फ्लॉप्स यानी गीगा फ्लॉप्स में इसकी स्पीड मेजर करती है, मतलब बहुत हाई स्पीड के कंप्यूटर होते हैं। और सुपर कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया था, या उसका फादर जो बोलते हैं, वो सेमर क्रे। सबसे पहले कंप्यूटर जो बना था वो क्रे ही था, और इसी साइंटिस्ट ने बनाया था अपने नाम पे। तो पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1, है ना, और किसने बनाया था, सीमर क्रे ने। इसलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर को किसके बोलते हैं, सीमर क्रे को बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर फुगाकू। आज का अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो फुगाकू है। ठीक है, फुगाकू, ठीक है। और फुगाकू कहाँ का है, जापान का है, और जापान में किसने बनाया है, वो रिकन एक सेंटर है, रिकन के नाम से। रिकन की फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, बस फुगाकू ध्यान रखना है। ये जस्ट वन लाइनर है, हम ऐसे ही पढ़ेंगे, तो तुम्हें पढ़ भी रखे होंगे शायद। और दूसरा समिट, ठीक है, यूएस का अगर हम पूछे, यूएस का फास्टेस्ट समिट वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे जापान है सुपर कंप्यूटर में, फुगाकू उसका नाम है।
आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इंडिया में सुपर कंप्यूटर का क्या मतलब प्रोसेस रहा, क्या हुआ। अच्छा, इससे पहले एक लाइन मैं यहाँ से तुम्हें पढ़ा दूं, फिर हम पढ़ेंगे ये जो है ये लाइन, ये ध्यान से पढ़ो। सी डैक एक कंपनी मतलब इंस्टीट्यूट का नाम है, अभी फुल फॉर्म इसकी बताएंगे। इसने परम 800 बनाया था, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बना वो है परम 8000, ठीक है, परम 8000 1991 में बना था ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। लेकिन इसमें दूसरी कंट्री अमेरिका की हेल्प लगी थी, है ना, अमेरिका की हेल्प लगी थी इसको बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसी सीरीज में, परम वाली ही सीरीज में, इंडिया ने 3 कंप्यूटर बनाए। एक परम शिवाय जो आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगा। इंडिजीनियसली लिखा है मैंने यहाँ पे, इंडिजीनियसली का मतलब है खुद से बना हुआ, पूरे तौर से इंडिया में बना हुआ था ये, ठीक है, परम शिवाय। और फिर परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में लगा और परम ब्रह्मा आईआईटी पुणे में लगा। मतलब बेसिकली अगर सीधी सीधी बात करें, इंडिया में पहला कंप्यूटर बना वो तो बना परम 8000, ठीक है ये। लेकिन अगर इसमें लगी थी अमेरिका की हेल्प, लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली अगर इंडिया ने पूरा ही काम जो इंडिया में हुआ वो बना परम शिवाय, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगा था, ठीक है, ये बात होगी। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये मैं जो तुम्हें बता रहा था, ये 3-4 इंस्टीट्यूशन है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, पुणे में है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। एक है एनएएल, नेशनल एरोस्पेस लैब, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। एक है सी डॉट, इसका है दिल्ली में और इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, वही है सेंटर फॉर डेवलपमेंट। ये एडवांस कंप्यूटिंग है, सी लिखा है, ठीक है, एडवांस कंप्यूटिंग ए सी से मतलब है, और ये डॉट से मतलब है टेलीमेटिक्स, टी से मतलब है, ठीक है। एक है यहाँ पे BARC, जिसका फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। एक है अनुराग। अब अनुराग जो है डीआरडीओ की ब्रांच है। डीआरडीओ तुम समझते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का तो बहुत बार नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। और इसी का ही एक ब्रांच है, वो ये है अनुराग एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। ये थोड़ा बहुत याद रखो तो सही रहेगा। अच्छा, इंडिया में जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसका नाम है परम प्रवेगा, परम सीरीज का ही है, और परवेग हिंदी में प्रवेग ऐसे लिखते हैं। तो परम प्रवेग है जो इंडिया में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। वैसे जनरल तौर पे ओवरऑल वर्ल्ड देखें तो फुगाकू मैंने बताया तुम्हें, वो जापान में है ना। और यूएस का देखें, यूएस का फास्टेस्ट है समिट, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से वन लाइनर फैक्ट्स हैं, जल्दी जल्दी हम ये कवर कर लेते हैं। थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का जनक एलन ट्यूरिंग। 3-4 बातें हमने ध्यान रखनी है फादर से। कंप्यूटर साइंस का अगर फादर पूछे तो चार्ल्स बेबेज, पढ़ लिया। सुपर कंप्यूटर का सिमोर क्रे, अभी अभी पढ़ा है। और एक है ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जो क्या है एलन ट्यूरिंग, ALANTURING। अच्छा, पहला प्रोग्रामर लेडी अगस्टा, और इसको लवलेरा नाम से भी जाना जाता है लवलेरा भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट ऑफिस डिजिटल पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली था, ठीक है, मतलब डिजिटल हो गया था जो पोस्ट ऑफिस, मतलब सारा वर्क जो है कंप्यूटर पे आ रहा है ना। अच्छा, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, थोड़ी सी बातें और ध्यान रखनी है हमें। एक मिनट, हाँ यहाँ पे अब देखो, यहाँ भी थोड़ा सा समझने की बात है। ये कंप्यूटर का नाम है HEC2M। ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जो इंडिया में आया था, 1955 में आया था, ठीक है, पहला कंप्यूटर जो इंडिया में आया। लेकिन बिल्ट इन ब्रिटेन है, ये ध्यान रखना।
वो कंप्यूटर जिसने इंडिया में काम किया है, ठीक है, और उसका नाम है HEC2M। सबसे पहला ब्रिटेन में बना है, लेकिन वो इंडिया में नहीं बना। और ये कहाँ पे लगाया गया था? ये लगाया गया था स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में, ठीक है। ये स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सांख्यिकी संस्थान, जो मतलब सेंसस वगैरह GDP वगैरह कैलकुलेट करता है, वो उसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। उसमें ये कंप्यूटर लगाया था, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये कंप्यूटर सिद्धार्थ सिद्धार्थ कंप्यूटर कौन है? जिसको बेंगलोर पोस्ट ऑफिस में लगाया था, और ये मेड इन इंडिया था। मतलब अगर मेड इन इंडिया की बात पूछे तो वो सिद्धार्थ है, लेकिन अगर ऐसा पूछे कि कौन सा है जो इंडिया में पहली बार यूज किया गया, वो था ये HEC2M, ठीक है। और ये जो बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECI ने ये बनाया था, सिद्धार्थ, ठीक है। और ये जनरल पर्पज के लिए पहली बार यूज हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर जनरल पर्पज, मतलब सामान्य तौर पे यूज होने लगा था काम में लेने के लिए। लेकिन अगर वैसे जनरली पूछे कि जो काम में नहीं है, वैसे भी है कोई, एक मिनट रुकेंगे। पहला कंप्यूटर जो जनरल पर्पज के लिए यूज हुआ, सिद्धार्थ। लेकिन उससे पहले भी कंप्यूटर इंडिया में बन चुका था, लेकिन उसको जनरल पर्पज के लिए यूज नहीं किया गया था, मतलब किसी फील्ड में यूज नहीं किया गया था। उसका नाम है टीफ्रैक। क्या है? टीफ्रैक। टी से टाटा, आई से इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसने बनाया था। और AC से मतलब हो गया ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, तो इन्होंने ये बनाया था, ठीक है, टीफ्रैक, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में बना हुआ था, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम इंडिया में टीफ्रैक अगर ऑप्शन में आ जाए तो टीफ्रैक को टिक कर देना, सिद्धार्थ आ जाए तो सिद्धार्थ को कर देना, दोनों आ जाए तो टीफ्रैक सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे यूज आ जाए जनरल वर्ड, जनरल यूज के लिए, जनरल पर्पज के लिए यूज होने वाला, तो सिद्धार्थ होगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और ये एक नाम है जोसेफ मेरी, ऐसे ध्यान रखो, वाज यूज द पंच कार्ड फर्स्ट टाइम। हरमन ओल्ड्रिच ने जो पंच कार्ड बनाया था, जिसके लिए कोड हरमन ओल्ड्रिच ने दिया था, उसका यूज जोसेफ मैरी ने भी किया था। मतलब क्या है कि अगर पंच कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए और हरमन ओल्ड्रिच नहीं हो ऑप्शन में, तो जोसेफ मैरी सही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पूरा हो गया है तुम्हारा पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और फिर हमने उसके बाद डेवलपमेंट कैसे हुआ वो कंप्यूटर, वो देख लिया। आज हमने देख लिया कि जनरेशन कैसी कैसी चली, ठीक है। और फिर हमने देख लिया टाइप ऑफ कंप्यूटर, और फिर जो वन लाइनर फैक्ट्स थे वो भी थोड़े बहुत पढ़ लिए जो रहते थे, है ना। तो पहला चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। कल हम MCQ इस क्लास पे लेके आएंगे, ठीक है। तो जब MCQ तुम्हें लगाने हैं तो मेरे ख्याल से तुम्हें चाहिए कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर होके आए, यानी कि एक बार जो भी ये नोट्स हैं वो सारे पढ़ लें, जितना भी हमने अभी तक करवा दिया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो आप मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक, आगे के लिए जो भी कंप्यूटर क्लासेस आएंगी और मैथ से रिलेटेड आएगा, फिजिक्स भी हम थोड़ी देर में शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से, और सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।